मित्रों, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुर्गा जी की पूजा उपासना व्रत आदि रख करके आप अपने शुक्र को काफ़ी बलवान बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र अस्त भी हैं और नीच के चल रहे हैं। शुक्र राशि परिवर्तन वाली वीडियो में हमने डाला भी था। इस वीडियो में हम मकर लग्न में केतु का सभी 12 भावों में फल को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले मकर लग्न को हमने शुरू किया था और सभी 8 ग्रहों का सभी भावों में फल कथन को देख लिया था, और ये वीडियो आपको लगनानुसार ग्रहों के फल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दबाएंगे तो उसके अंदर प्लेलिस्ट रखी है, ऊपर आई बटन लिखा होगा, उसको भी टच करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगी लगनानुसार ग्रहों का फल, उस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। धनु लग्न की और मकर लग्न की ये आखिरी ग्रह केतु के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे कि इस मकर लग्न में जो लग्नेश है वो शनि है, और किसी भी ग्रह का यदि हम फलादेश करते हैं तो सर्वप्रथम उस ग्रह का लग्नेश से क्या संबंध है ये अवश्य देख लेना है। मित्र, ये अशुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से केतु, और सर्वाधिक पाप ग्रहों में जो राहु की गिनती होती है तो राहु धड़ है और केतु धड़ के नीचे वाला हिस्सा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अब नए लोग आविष्कारक हो गए हैं, उनका कहना है कि नहीं सिंहिका के गर्भ से हुआ है और राहु ही धड़ है और केतु जो है ऊपर वाला हिस्सा है। लेकिन ऐसा कहीं भी पुराणों में इस तरह का बहुतायत में आता नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा है तो उसको नहीं माना जा सकता। जो बहुतायत में उसी को मानेंगे। राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का है, अर्थात केतु के पास अपना दिमाग नहीं है। यूँ तो राहु और केतु दोनों को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, और जब उन्हें राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है परंतु नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इसीलिए यह जिस राशि में बैठेंगे उस राशि का फल ये विशेष रूप से करेंगे, उस घर का फल ये विशेष रूप से करेंगे। और उसके बाद इनकी दृष्टियाँ गुरुवत मानी गई हैं 7, 5 और 9। केतु को गुरु के बाद दूसरे नंबर पर अंतर्दृष्टि का कारक ग्रह भी माना गया है, और केतु जो है आकस्मिकताओं का कारक भी है। कुजवत केतु भी है, अर्थात मंगल के समान यह शीघ्रगामी फल को देने वाला है। शीघ्र गति इसकी है। इसकी महादशा भी 7 वर्ष की ही है, जिस प्रकार से मंगल की है, मंगल के समान ही। केतु और राहु एक स्वतंत्र, हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही केतु और राहु लग्न में या केंद्र में स्थित हो जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से स्थित हो जाने के बाद ये शुभ फल ही करते हैं, और अशुभ ग्रह 3, 6, 11 भावों में हो जाए तो भी शुभ फल करते हैं। इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए और हम चलेंगे, और सबसे पहला भाव केतु को लग्न में रख देते हैं तो क्या है, तो वही हमने कहा कि केतु लग्न में है, एक तरह से मित्र राशि में कहेंगे, शनिदेव की राशि में ही लग्न का फल करेगा। और शुभ ग्रह भी है। यदि शनि बलवान हुआ तो ये केतु जो है जातक को साहसी बनाएगा और फुर्तीला बनाएगा, पतले शरीर का भी रखेगा, और थोड़ा सा चोट चपेट भी दे सकता है, सर में चोट दे सकता है। ये मंगल के स्वभाव वाला ये ग्रह है। इस कारण तो जब भी केतु की दशा आदि आए तो उस समय सावधान अवश्य रहना चाहिए। ललाट पे या ललाट के ऊपर के हिस्सों, ललाट पे चोट का निशान हो सकता है, यहाँ वहाँ कहीं भी चोट का निशान भी इस जातक को हो सकता है। लग्न में केतु है, पसीना भी बहुत आ सकता है, इस तरह की भी स्थितियाँ हो सकती हैं। केतु यदि किस केंद्र भी मान सकते हैं, त्रिकोण भी मान सकते हैं, तो यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए तो काफ़ी शुभ फल करेगा, और यदि अशुभ ग्रहों से युक्त हो जाए, अशुभ ग्रहों में इस लग्न में अशुभता लिए हुए सबसे पहले आ जाते हैं सूर्य, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से गुरु, ये तीनों अशुभ ग्रह जाते हैं। चंद्रमा भी मारक का कार्य कर देता है, तो ये अशुभ की श्रेणी में आते हैं। और यदि इनसे ये युक्त होगा तो निश्चित तौर पे
अशुभ फल देगा, मिश्रित फल देगा, परंतु स्वतंत्र रूप से है तो भी मिश्रित फल ही देगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बुरा इसलिए कि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, अच्छे स्थान में स्थित है, तो ये शनिदेव की इसकी और इसकी दोनों राशियों का फल करना चाहेगा, तो धन भी देने की स्थिति रहेगी और शरीर को ठीक ठाक रखेगा, उसी में कभी कभी चोट भी लग सकती है। तो इस तरह से इसकी दृष्टियों से दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास, कुछ मनमुटाव की भी बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन, संतान की स्थिति पंचम दृष्टि है तो संतान से कुछ मतभेद आदि करा सकता है और भाग्योदय में कुछ रुकावट करा सकता है, लेकिन भाग्येश के साथ ही बुध के साथ शुक्र के साथ युक्त हो जाएगा तो यही भाग्य को काफ़ी बढ़ा देगा। दूसरे नंबर भाव में स्थित कर देते हैं केतु को, तो केतु अशुभ ग्रह है, दूसरे भाव में जाएगा, दांतों में रोग दे सकता है, क्योंकि केतु और राहु रोग देते हैं। जिस भाव, एक सूत्र यह भी है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की न्यूनता देते हैं, लेकिन मारक भाव भी है और मारक भाव में होने से इसकी दृष्टियाँ मुख्य राहु यहाँ हो जाएगा, केतु यहाँ हो जाएगा, हमेशा ये सीधा चलते हैं, तो कुटुंबों के सुख में कमी दे देगा। वाणी कठोर होगी, अशुभ ग्रह है, और चेहरा बहुत सुंदर नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, अंतर्निहित शक्ति कुछ जागृत होगी, जैसे जो भखौते तो देहाती शब्द हो गया, यूँ कहें कि पूर्वाभास या पूर्वानुमान लगाने की, सपनों में बातों को सत्य जान लेने की शक्तियाँ इस जातक के पास कुछ हद तक रहेंगे, इसके सपने सच होते हुए दिखेंगे। ज्योतिष आदि में रुचि भी रहेगी, केतु यहाँ है तो, और रोग आदि को भी ये बढ़ाएगा, कुटुंबों के सुख में कमी करेगा, दांतों के रोग हो सकते हैं, वाणी कठोर पहले ही हो गई, और अशुभ ग्रहों के साथ युद्ध होगा तो अशुभता और बढ़ जाएगी, शुभ ग्रहों के साथ युद्ध होगा तो थोड़ी सी राहत हमेशा करेगा। यहाँ केतु उच्च राशि मान लेते हैं हम लोग मीन को, और तृतीय भाव में सारे अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। केतु यहाँ काफ़ी उत्तम, अपने इसके कारकत्वों की काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, तो जातक बहुत ही साहसी होगा, पराक्रमी होगा, और साहस और पराक्रम के बल पर जातक का भाग्योदय होगा। जातक का अपने भाइयों से मनमुटाव हो सकता है, कलह हो सकता है, जातक का जन संपर्क बहुत अधिक होगा, संचार के क्षेत्र में चिट्ठी, पत्राचार, ये आजकल का कम्युनिकेशन के युग है, तो वो वहाँ ये एक्सपर्ट हो सकता है, आईटी सेक्टर आदि में ये अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है। तो केतु को चौथे स्थान में स्थित कर देते हैं, तो यह केतु क्या फल करेगा इसके बारे में हमने पुनः उस सूत्र को याद रख लेना है कि केतु केंद्र में स्थित हो गया, यदि किसी त्रिकोण के साथ युत हो गया, जैसे शुक्र के साथ युत हो गया या बुध के साथ इसकी युति हो गई, तो केतु राजयोगकारी हो जाएगा, अर्थात जातक के लिए उत्तम नौकरी देगा, उत्तम पदवी देगा, यश देगा, प्रतिष्ठा देगा, सारे सुखों को देखा, भूमि भवन वाहन आदि सब कुछ देगा। अब ये मंगल की ये चौथे भाव का फल तो करेगा ही, लाभ का भी फल करेगा, तो स्वतंत्र रूप से ये मिश्रित फल करेगा, परंतु माता के सुख में कमी कर देगा। जातक को इन सब बड़े बड़े कार्यों में लगाए रहेगा तो जातक को स्वयं भी सुखाभास कम होगा। जातक मातृभूमि से दूर जा कर के कमाएगा और सफलता को अर्जित करेगा केतु यहाँ पे, और प्रारंभिक शिक्षा में भी हल्की फुल्की रुकावट दे सकता है। तो इस केतु के बारे में हमने देख लिया। अब मंगल आदि से युद्ध हो गया तो माता के स्वास्थ्य या दृष्ट हो गया तो माता के स्वास्थ्य में तो परेशानी बिल्कुल नहीं देगा, मंगल ठीक ठाक है तो, क्योंकि मंगल इस बार चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में है तो भी, लेकिन चंद्रमा यही युद्ध हो गया तो चंद्रमा भी पीड़ित होगा, भाव भी पीड़ित होगा, और साथ में भावेश मंगल भी कहीं से पीड़ा युक्त हो जाए तो माँ के सुख को पूरी तरीके से छीन लेगा, एक भी अशुभ प्रभाव आया और तो। अब केतु को पंचम स्थान में स्थित कर लेते हैं, तो यहाँ पर केतु कुलस्य वृद्धिम की बात आती है। केतु उत्तम संतति देता है, लेकिन एकादे वार्षण वगैरह की भी स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि यह नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, और होगी तो सिजेरियन चाइल्ड वगैरह की बात करेंगे। ऊंची डिग्री प्राप्त करने में कठिनाई अवश्य होगी, ऐसी बात करेंगे। त्रिकोण में है, यदि केंद्रेश के साथ युद्ध हो जाए, केंद्रेश मतलब शनि के साथ युद्ध हो जाए,
शुक्र के साथ शुक्र स्वयं की अपनी राशि भी है, शुक्र पूर्ण योगकारी भी बनता है। तो यह केतु उच्च डिग्री प्राप्ति में सहयोग भी करेगा, जातक का भाग्योदय भी कराएगा, उत्तम लाभ भी देगा, भाग्योदय भी कराएगा, शरीर भी ठीक ठाक रखेगा और इंट्यूशन शक्ति अच्छी होगी। मंत्र पाठ आदि करने में जातक वेद वेदांत का ज्ञाता भी हो जाएगा। यदि बुध से या शुक्र से इसकी युति हो जाए तो तंत्र मंत्र आदि में भी सिद्धस्त होगा। केतु को छठे भाव में ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी संतति में थोड़ी सी परेशानी के बाद उत्तम संतति अवश्य होगी। शायद भोजराज द्विवेदी का कहना है कि पहली संतति कन्या होगी, उसके बाद जो है पुत्र की संतति होगी, या पुत्र की संतति होगी तो धार्मिक अनुष्ठान आदि करने के बाद होगी। अब छठे केतु इस पुनः 63 एकादशे राहु, तो केतु भी यहाँ पे उत्तम फल करने के लिए स्वतंत्र हो गया। केतु के नैसर्गिक कारकत्वों की वृद्धि हो गई। तो केतु साहसी है, बलवान भी है, तो ये जातक साहसी हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, शत्रुहंता योग हो जाएगा। लेकिन शुरू में शत्रु होंगे, रोग होंगे और सीजरियन आदि प्रक्रियाओं से गुजरते हुए रोग का अंत हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जब जब केतु की दशा आएगी तो यहाँ से 12वें भाव है, तो जो जो ग्रह हैं यहाँ पे इस भाव को बिगाड़ेंगे। इस भाव से द्वादश है, तो शनि की, अभी मित्र की शनि की ही दशा है और पता चल रहा है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। खैर उसके लिए अन्य भी योग देखने चाहिए, केवल एक सूत्र से कार्य नहीं चलेगा, ज्योतिष में इसको ध्यान रख के चलना है। फिर भी ये शत्रु रोग रिपुऋण इस जातक के होंगे, पर ये इनका समापन करने में समर्थ होगा। वैसे तो इसकी राशि में इसको शत्रु राशि कह लेते हैं, क्योंकि गुरु की राशियों में इसको उच्चता प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ और कन्या में नीच राशि का कहा जाता है। फिर भी छठे स्थान में केतु उत्तम फल ही करेगा। मिश्रित फल इसकी दशाओं में मिलेंगे। केतु को सप्तम स्थान में लेके आते हैं तो राहु लग्न में हो जाएगा, केतु यहाँ हो जाएगा। राहु एक तरह से शनिमत है, अच्छा है, लेकिन केतु के लिए शत्रु राशि होगी। राहु केतु दोनों के लिए कर्क और सिंह जो है काफ़ी शत्रु राशियाँ हो जाती हैं, यही ग्रहण भी लगाते हैं। तो अभी शत्रु राशि में आ गया और थोड़ा सा भी कहीं से अशुभ प्रभाव और पड़ गया चंद्रमा पे, या इस भाव में किसी और भाव की अशुभ दृष्टि पड़ गई, जैसे मंगल की पड़ गई, शनि की खुद पड़ गई, तो दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी अवश्य आएगी। या शुक्र पीड़ित हो गया या गुरु पीड़ित हो गया, तो ये मान के चलना है। साझेदारी व्यापार वगैरह की भी स्थिति यहाँ देखते हैं तो उनसे भी कुछ खटपट आदि ये करा सकता है, परंतु यहीं पे देख लेना है। यहीं पे यदि चंद्रमा खुद स्थित है, केंद्र में ही है, तो चंद्रमा इस भाव को निश्चित तौर पे बचा ले जाएगा, बलवान कर लेगा। अब दूसरा, और शुक्र से युति हो जाए, बुध से युति हो जाए तो केतु राजयोगकारी हो जाएगा, जातक को उच्च पदवी प्रतिष्ठा आदि अवश्य देगा। और केतु को अष्टम में लेके जाते हैं। अष्टम में कोई भी ग्रह शुभ नहीं है, सीधा सीधा सूत्र है, और अशुभ ग्रह तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये रंध्र स्थान है, गुप्त स्थान है, और ये यहाँ से जो जो गुप्त बातें देखी जाती हैं, गुप्त ज्ञान हुआ, गुप्त रोग हुआ, गुप्त शत्रु हुआ, लंबे कर्जे हुए, लंबे ऋण हुए, तो ये सब यहीं से देखते हैं। गड़ा हुआ धन हुआ, लॉटरी हुआ, अचानक प्राप्त होने वाली जो घटनाएं हैं, ये सब अष्टम से देखते हैं, सबको केतु बिगाड़ेगा। अर्थात जातक का माफ़ कीजिएगा, जातक का दुर्घटना आदि होगा। अब ये जो आवाज़ स्लिप करती है ना, ये द्वितीय भाव, ये जो केतु है या कोई भी अशुभ ग्रह अष्टम में है और द्वितीय में है, तो ये जवान के संबंध में कुछ न कुछ हल्की फुल्की कहीं न कहीं से प्रॉब्लम कभी न कभी आ ही जाती है। तो ये जो केतु है ये वाणी को भी प्रभावित करेगा। वाणी को होगी, मीठी वाणी नहीं होगी, कर्कश वाणी होगी, कुटुंबों के सुख को भी बिगाड़ेगा, खर्चे को भी बहुत कराएगा। यहाँ से पंचम दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी और नवम दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी। जातक आध्यात्मिक बहुत होगा। केतु आध्यात्म का कार्य ग्रह, गुरु के बाद दूसरे नंबर पे केतु ही आता है। कुछ लोगों ने तो केतु को और राहु को इस कलयुग में इतना बढ़ा दिया है कि नहीं महाराज, राहु और कलयुग उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। कलयुग है, यंत्रों का युग है, परंतु
वो भूल जाते हैं कि ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। आज भी 5 भावों का कारक गुरु है। गुरु कोई भी लग्न की कुंडली क्यों न हो, गुरु का सुधरा होना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, गुरुवत केतु भी कई जगह आध्यात्मिक मामलों में ले लिया जाता है, अंतर्दृष्टि का कारक है। तो केतु जो है प्रबल आध्यात्मिक बना देगा। क्यों बना देगा? जब यहाँ से मातृत्व सुख में परेशानी, खर्चे खूब करा देगा। लग्न से अष्टम है, लग्न को भी बिगाड़ेगा, गुप्त रोग आदि भी दे सकता है। जातक के अंदर उदासी आ सकती है, वैराग्य आएगा, धर्म दर्शन अध्यात्म की ओर मुड़ेगा। अब यहाँ से पिता से ये द्वादश हो जाता है तो पिता, अब ये नवम भाव पे बहुत अधिक अशुभ दृष्टि आदि हो गई तो पिता के सुख में भी परेशानी आएगी। बचपन में ही राहु केतु की दशा चल गई तो ये इस वाले नवम भाव से द्वादश है तो पिता के सुख को छीन लेगा, पिता की मृत्यु आदि करा सकता है अपनी दशांतर दशाओं में राहु के। यहाँ राहु, यहाँ केतु हो जाएगा, यहाँ से ये छठा हो जाएगा, यहाँ से 12वां हो जाएगा, या और इसीलिए पिता के लिए अच्छा नहीं है, भाग्य की हानि भी करेगा। यहाँ ये भाग्य भाव भी नवम है, इसीलिए अष्टम स्थान में कोई भी अशुभ ग्रह तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, शुभ ग्रह भी बहुत अच्छे नहीं होते, अपने कार्यकर्तों की हानि भी कर जाते हैं। तो केतु के जो कार्यकर्त हैं उनकी हानि हो जाती है। एक जो कार्यकर्त है उसकी हानि नहीं होगी, वो होगा अध्यात्म। ये जातक का आध्यात्मिक अवश्य होगा, तंत्र मंत्र आदि प्रयोग करने में सिद्धस्त होगा। और जैसा अभी हमने कहा कि पूर्वानुमान इसको लग जाता रहेगा, अंतर्दृष्टि शक्ति अच्छी होगी। नवम स्थान में केतु को रख लेते हैं। यहाँ पे केतु त्रिकोण में आ गया, और त्रिकोण में आ गया तो केंद्र के स्वामियों के साथ युद्ध हो जाए, तो शनि से युद्ध हो जाए, मंगल से युद्ध हो जाए, शुक्र से युद्ध हो जाए, तो सर्वोत्तम स्थिति होगी कि शुक्र से ये युद्ध हो जाए। या बुध स्वयं यहीं पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बुध यहाँ षष्ठेश है तो भी मूल त्रिकोण राशि यहीं पे बनती है। लेकिन त्रिकोण है तो मंगल कुजवत है और केतु होता है, तो मंगल और ये शुक्र के साथ स्थित है तो निश्चित तौर पे केतु राजयोगकारी है। लेकिन मंगल से युद्ध होगा तो अब पिता के सुख को छीन लेगा, 2 अशुभ ग्रह हो जाएंगे, तो ये पिताजी के लिए तो अच्छा नहीं होगा। शुक्र के साथ युद्ध हो जाए, शुक्र यहाँ पे नीच भी हो जाता है, फिर भी शुक्र नीच होते हुए भी शुभ ग्रह है, पूर्ण योगकारी ग्रह है, तो पिता के सुख को शुक्र नहीं छीनेगा। बुध स्थित हो जाए तो भाव पीड़ित केतु करेगा ही साथ में, और भावेश को भी पीड़ित कर दिया। अब कारक यदि सूर्य भी कहीं से विशेष रूप से पीड़ित हो गया तो भी पिता के सुख में कोई परेशानी आ ही जाएगी। इसीलिए शुभ भाव में अशुभ ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं है। अब केतु के होने से पिता के सुख में कमी अवश्य कहेंगे, लेकिन धार्मिक होगा जातक, और धार्मिक कम कहिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अधिक होगा तो शुरू में धार्मिक बातों को काट देगा, बाद में तार्किक रूप से बातों को मानने होने के बाद ही धर्म को मानेगा। पुनः इस केतु को यहाँ लेके आते हैं, 10वें स्थान में लेके आते हैं। यहाँ से इसकी दृष्टियाँ हैं तो पराक्रमी होगा, भाई बहनों से थोड़ी सी खटपट भी रहेगी, ये भी बात कर लेते हैं। दृष्टियों की बात नवम में यहाँ होगी तो इसीलिए हमने कह दिया कि ये तंत्र मंत्र वेदांत मंत्रणा शक्ति इसकी अच्छी रहेगी। संतान प्राप्ति होगी पर धार्मिक क्रिया अनुष्ठान आदि करने के बाद होगी। 10वें स्थान में केतु नौकरी पेशा व्यापार सब यहाँ से देखते हैं, तो 10वीं में राहु और केतु जब रहते हैं तो ये नौकरी और कार्य क्षेत्र में बराबर बदलाव के लिए जाने जाते हैं। जब भी इसकी दशा वशा होगी कहीं कहीं ट्रांसफ़र आदि की स्थिति बनेगी, अचानक घटनाओं का कारक है। अब ये केतु कहीं से भी केंद्र में है तो स्वतंत्र रूप से तो राजयोगकारी है, अच्छा ही फल करेगा। शुक्र की राशि में है, शुक्र पूर्ण योगकारी है तो एक पंचम का फल करेगा, एक दशम का, दोनों का, इसलिए केतु योगकारी है। अब कहीं से भी ये शुक्र से युति ही हो जाए या बुध से युत हो जाए तो ये बड़े ही उत्तम राजयोग का निर्माण कर देगा, और मंगल की तरफ से शीघ्र ही नीचे से लेके आसमान पे चला जाएगा। तो ये केतु उत्तम है, मठाधीश आदि बनना हो तो बना सकता है ये केतु। अब केतु को लाभ भाव लेके चलते हैं, पुनः लाभ भाव में सर्वे प्रशस्ते लाभा, तो लाभ भाव में सारे ग्रह प्रशस्त होते हैं, अच्छा फल कर देते हैं। अशुभ ग्रह के कारकत्वों की और वृद्धि हो जाती है, जातक बहुत साहसी होगा और मंत्र क्रिया अनुष्ठान आदि से भी खूब धन कमाएगा, तंत्र मंत्र का जानकार भी होगा और उन प्रक्रियाओं के द्वारा खूब धन भी कमा लेगा। आप यूट्यूब पे देखे होंगे, तमाम लोग हैं, संत लोग हैं, कथावाचक भी हैं, भूत प्रेत खूब घटनाएं कराते हैं, तो इस टाइप के लोग ऐसे हो जाएंगे। कितना सच है कितना
झूठ है, अब उस पर नहीं जाना। तमाम विवाद भी खड़े होते हैं। वो देखिएगा, आते हैं, पर्ची छप सी जाती है, अब मन की बात भी जान लेते हैं। भूत प्रेत सीधे सेना लगा देते हैं, सेना बढ़ जाती है और सेना जो है उसको मारती है, बैठाती है, खूब लौटता है मंच से नीचे। ऐसे तमाम तरह की, हो सकता है केतु उनका लाभ भाव में, हो सकता है केतु उनका छठे भाव में हो। तो ऐसे लोग क्या होंगे, इन विद्याओं में, इस प्रकार की कला करने में, इस प्रकार की शक्तियों में जानने में ये लोग सिद्धस्थ हो जाएंगे। उनसे खूब धन कमाएंगे, खूब यश कमाएंगे, बड़ी अच्छी वृद्धि होगी उनकी। अब ऊंची डिग्री प्राप्त कराएगा, थोड़ी बड़ी बाधा उधा हो सकती है, और संतति प्राप्ति अवश्य होगी, उसमें भी थोड़ी सी कठिनाई के बाद, मंत्र क्रिया अनुष्ठान आदि के बाद उत्तम संतति की प्राप्ति होगी। केतु को द्वादश स्थान में, कुछ लोग मोक्ष का कारक बताते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा, पराशर जी लिखते हैं होरा शास्त्र में, अपने बृहद होरा शास्त्र है वहाँ, और जो बहुत अधिक देखा कि केतु मोक्ष का कारक है और द्वादश स्थान में है तो मोक्ष दे देगा। नहीं भैया, द्वादश स्थान में जिस प्रकार से अष्टम में सारे ग्रह बिगाड़ते हैं, ये भी धनु राशि का उच्चता का अनुभूति तो कर रहा है, फिर भी ये दुर्मरण दे सकता है। पराशर जी ने लिख दिया दुर्मरण देना। पुरानी जितने भी बुकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर दुस्थान भावों में अशुभ ग्रहों को बुरा ही कहा गया, अच्छा नहीं कहा गया। शनि कारक है, अष्टम में एक उसी को छोड़ दिया गया। बुध और शुक्र को तो ठीक कह दिया गया, शुभ ग्रह आयु की वृद्धि कर देंगे, लेकिन जितने अशुभ ग्रह बिगाड़ देंगे। जैसे अष्टम में अभी मैंने भूल गया, ये गुदा संबंधी रोग दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है, आयु की कमी करेगा। एक तो शत्रु राशि भी है, उस समय नहीं याद आया, कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये मोक्ष तभी होगा जब गुरु अच्छा होगा, पंचमे शुक्र अच्छा होगा, त्रिकोणेश धार्मिक, यहाँ पे भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष के लिए पहले धर्म त्रिकोण उत्तम होना आवश्यक है। तो ये मोक्ष तभी होगा जब गुरु का सपोर्ट मिलेगा, जो अध्यात्म का कारक है, धार्मिकता का कारक है। दूसरे नंबर पे लग्नेश ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं जब तक कि अभिरुचि हुई धार्मिक नहीं हो पाएगी। और उसके बाद से तब त्रिकोणों का स्वामी है जो शुक्र है इस पत्रिका का, यह भी उत्तम होना चाहिए। पंचम स्थान जब ज्ञान होगा, वेद वेदांत आदि होगा, मंत्र साधना आदि करेगा जो अध्यात्म, इस यहाँ से तब जा कर के यहाँ जा कर के मोक्ष वगैरह की बात करेंगे। अन्यथा तो दुर्मरण देगा, जैसे वाहन दुर्घटना वगैरह में इसकी मृत्यु हो जाए, अचानक से एक बार जहाँ लड़ेगा वहीं ऑन द स्पॉट मर जाए, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये कब होंगी, जब केतु की दशाएं आएंगी तब। और तब कब होंगी, जब शनि कमज़ोर है तब, और आयु कारक ग्रह शनि हुआ, शुक्र हुआ और ये बुध हुआ, ये बलहीन है, और जातक का जो है आयु समाप्त हो रहा है, उस समय दुर्मरण होगा। हर समय तो होगा नहीं, और आयु का निर्धारण करना इतना आसान भी नहीं है आजकल के युग में। तो अनुमानतः ये लगाने का सूत्र है, एक सूत्र हमारा है आयु का अनुमान लगाने का सूत्र, संशय नाशक वीडियो वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।